हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि इंडिया तीसरा मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका है एशिया में। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि इसने इस साल जापान और रशिया जैसे सुपर पावर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सारी जो बातें हैं ये बताई गई हैं एक इंडेक्स में जिसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2024। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया है और इसमें इंडिया कैसे टॉप पे पहुंचा, वो सारी चीज़ें अब हम समझते हैं। ये आपको दिख रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक पीआईबी की ब्रीफिंग है या कह सकते हैं पोस्ट है जिसमें सारी बातें बताई गई। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। हर साल ये लिस्ट जारी होती है और जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एशिया जो रीजन है इसमें जो नंबर 1 की पोजीशन पे है पावरफुल नेशन वो है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। और इसी थर्ड के आगे आपको +1 दिख रहा होगा जिसका मतलब ये है कि इंडिया की जो रैंक है पिछले साल से एक रैंक ऊपर आ चुकी है। दरअसल 2023 का जो डेटा था उसमें जापान को रखा गया था तीसरे नंबर पे, इंडिया को रखा गया चौथे नंबर पे। उस समय इसको लेकर के कई सारी डिबेट्स हुई थी कि कैसे इंडिया जापान से पीछे चल रहा है। इस बार इंडिया जापान से आगे पहुंच चुका है। और अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया की रैंक अब 6th पहुंच चुकी है एशिया के रीजन में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है, कई बार जब हम पावर की बात कर रहे होते हैं, पावर इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर मिलिट्री पावर ही आती है। लेकिन ये इंडेक्स सिर्फ मिलिट्री पावर को लेकर के नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तब रशिया 6ठे नंबर पे नहीं होता। ये जो इंडेक्स है ये मिलिट्री पावर के साथ साथ बहुत सारे और फैक्टर्स को लेकर के बनाया जाता है। जैसे इनमें फैक्टर में आप देखेंगे सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़। अब इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रशिया है वॉर के कारण थोड़ा पीछे जा चुका है। फिर आती है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, फिर आता है रेजिलियंस, फिर आता है फ्यूचर रिसोर्सेज कितने उस देश के पास हैं, फिर है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशनशिप है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अच्छा ही हो रहा है देशों के साथ। फिर आता है डिफेंस नेटवर्क, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें इंडिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अभी हम आगे देखेंगे। फिर आता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, और इस क्षेत्र में इंडिया पहले की तुलना में काफ़ी आगे जा चुका है और जो इंटरनेशनल इस तरह का रिलेशनशिप होते हैं इंडिया के काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो देव देशों के बीच में युद्ध जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए और उस युद्ध विराम को लाने के लिए इंडिया को कई सारे देशों की तरफ से कहा जा चुका है। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों में मोदी जी जेलेंस्की के साथ तीसरी बार मिल चुके हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस का ही नतीजा है। फिर आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये जो पैरामीटर हैं इनके आधार पे पूरी रैंकिंग होती है। सिर्फ एक आप समझें कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी और फिर आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है कि रशिया पीछे है। तो ये सारे जो पैरामीटर या कह सकते हैं जो सारे फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं इस रैंकिंग को जिसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2024। और इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा कॉलम दिखाया गया है ग्रेटेस्ट गेन का। इसमें एशिया रीजन में जो सबसे ज़्यादा गेन हुआ है पिछले साल की तुलना में वो हुआ इंडोनेशिया को, तो ये 2.9 का गेन है। और इंडिया का जो नंबर है वो 2.8 है, सेकंड नंबर पे इंडिया है फास्टेस्ट में। और जो लॉसेस हैं उसमें रशिया, न्यूजीलैंड और म्यांमार आते हैं। अब यहाँ पे एशिया की बात हो रही है, मतलब एशिया वाले रीजन में जो पावरफुल नेशंस हैं उनकी बात हो रही है, किसकी पावर एशिया में ज़्यादा है। तो इसमें जो फैक्टर्स या फिर कह सकते हैं कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले आते हैं सुपर पावर। सुपर पावर उन देशों को कहा गया है जिनका जो टोटल स्कोर है वो 70+ है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है जिसका टोटल स्कोर 81.7 है और फिर चाइना है 72.7 के स्कोर के साथ। फिर आते हैं मिडिल पावर जिनका स्कोर 10+ है और इसमें इंडिया जो है वो आता है 39.1 के साथ में। मिडिल पावर में टॉप पे इंडिया है, ओवरऑल थर्ड पे इंडिया आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड और थर्ड में अंतर देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो ऐसा गैप नहीं है कि जिसे इंडिया ऐसे कहेगा कि हम 5 साल में पूरा कर लेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से स्कोर बढ़ेगा भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही स्कोर बढ़ेगा, बाकी देश भी तो मेहनत करेंगे। तो सुपर पावर में आने के लिए अभी इंडिया को
30 पॉइंट्स और ऐड करने हैं, 30 या 31 पॉइंट्स और ऐड करने होंगे, टोटल स्कोर 70 प्लस जाएगा, तब सुपर पावर में आएगा। मतलब अभी काफ़ी समय लगेगा इंडिया को सुपर पावर की कैटेगरी में आने के लिए। वहीं पे आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़ की भी लिस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें साउथ कोरिया आता है, बाकी जो देश हैं इसमें पाकिस्तान है, वो 16वें नंबर पे है एशिया वाली लिस्ट में मिडिल पावर में। और मिडिल पावर में जो सबसे नीचे वो है ब्रुनोई। और फिर आती हैं माइनर पावर्स। माइनर पावर मतलब जिनका स्कोर 10 से नीचे है सारी पैरामीटर्स को लेकर के। तो इसमें आप बांग्लादेश को देखेंगे जिसका स्कोर 9.4 है, भारत का पड़ोसी है। श्रीलंका भी 7.7 के स्कोर से अभी श्रीलंका में चुनाव हुए हैं, नए वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये अभी माइनर पावर में आ रही हैं। नेपाल भी इसमें आता है, और इसमें आप देखेंगे टिमोर लेस्टे, ये सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं माइनर पावर में है। तो मतलब टोटल 3 तरीके से ही या 3 कैटेगरी में बांटा गया है कंट्रीज़ को। एक तो सुपर पावर 70 प्लस स्कोर, मिडिल पावर 10 प्लस स्कोर, और फिर आती है माइनर पावर 10 से नीचे जिनका स्कोर है, उनकी बात हो रही है। अब अगर मैं इंडिया के ऊपर केवल फोकस करूं कि इंडिया में इस बार जो फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, वहाँ पे इंडिया को स्पाइक मिला और कौन कौन से ऐसा पैरामीटर हैं जिनमें इंडिया को डिप देखने को मिला। तो ये आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्यूचर रिसोर्सेज में इंडिया को प्लस 8.2 अंक मिला हुआ है। मतलब ये आप समझिए कि फ्यूचर रिसोर्सेज का मतलब कई तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं फ्यूचर रिसोर्सेज में। और इसमें जैसे अब चाहे एनर्जी की क्षेत्र की बात कर लीजिए कि जो एनर्जी का क्षेत्र भारत जैसे बढ़ा रहा है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो बैटरी पावर्ड वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं फ्यूचर रिसोर्सेज में, तो उसमें इंडिया को अंक मिला है। फिर है रेजिलियंस का, कि जो देश है वो कितना ज़्यादा रेजिलियंस उसके अंदर है कि जो बाहर की चीज़ें हो रही है उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भी भारत ने स्कोर किया है। फिर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ भी भारत की अच्छी बढ़ रही हैं, मतलब हमारी जो इकॉनमी है वो बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और हमारी जो इकॉनमी बढ़ती जा रही है इसका एक नतीजा हमें ये भी देखने को मिल रहा है। जैसे भी यूएस में फेड रेट कट हुए हैं तो भी आपने देखा होगा कि जो हमारा सेंसेक्स है और जो एनएससी है वो कैसे ज़्यादा बूस्टअप हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पंप अप हो रहा है। अब ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत की जो इकॉनमी और तेज़ी से बढ़ेगी। फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स भी भारत की अच्छी हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी में भारत को प्लस 1.1 मिला है। कल्चरल इन्फ्लुएंस 0.4, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, भारत को इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि जो भारत का कल्चर है वो बाकी देशों तक भी फैले, एशिया में बाकी जो देश हैं उन तक फैले। ज़्यादातर हम जो वेस्टर्न कल्चर है भारत में ही अपना रहे हैं, भारत का जो कल्चर है वो बाहर कम फैला पा रहे हैं। जो डिप आया है इंडिया का वो है डिफेंस नेटवर्क्स का। तो भारत को ये डिफेंस नेटवर्क्स वाला जो क्षेत्र है इसमें थोड़ा अगर काम करे तो भारत का स्कोर अच्छा हो सकता है। मतलब इसमें यह है कि भारत जैसे अलग अलग देशों, जैसे यूएसए की बात करिए तो ऐसा नहीं कि यूएसए की आर्मी केवल यूएसए में है। यूएसए की आर्मी आपको पता होगा साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है। तो आप ऐसे देखेंगे इनके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बेसेस हैं। ऐसे चाइना के आप देखेंगे अलग अलग जगह, सिर्फ चाइना में बेसेस नहीं, अलग अलग जगह बेसेस भी हैं, अलग अलग देशों के साथ डिफेंस नेटवर्क इनके स्ट्रांग है। ऐसे भारत को भी अपने बेसेस बढ़ाने होंगे अलग अलग देशों में, अपने जो डिफेंस के नेटवर्क्स हैं उसको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि एक ही पैरामीटर केवल ऐसा है इस पूरे लिस्ट में जिसमें भारत डिप कर रहा है। बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भारत के काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पूरा कह सकते हैं इंडिया का स्कोर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर नीचे आएंगे तो बताएगा कंट्रीज़ दैट इन्फ्लुएंस इंडिया, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं इंडिया को, और जो सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा है चाइना, फिर आता है यूएसए, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर यूएई, फिर सऊदी अरब। और वहीं पे जिससे इंडिया प्रभावित हो रहा है तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार। मतलब जो हमारे पड़ोस के देश हैं इनसे सबसे ज़्यादा इंडिया प्रभावित। ये तो खैर इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा भी है कि जो पड़ोसी देशों को साथ में लेकर के चलने वाला, तो उसके तहत भी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप देखना चाहें, और इसमें इंडिविजुअल रैंकिंग दी गई है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर में कितना स्कोर आ रहा है, जैसे थर्ड आया इंडिया, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में फोर्थ है, और ऐसे आप देखेंगे ना तो हर एक पैरामीटर में इंडिया का क्या स्कोर आ रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, और लेकिन अभी इंडिया को अगर देखना है कि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सुपर पावर बनना है, या फिर कह लीजिए कि एक राइजिंग सुपर पावर इंडिया ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब इसने जापान और रशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है तो आप समझ सकते हैं इंडिया तेजी से बढ़ा है। लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच का जो गैप है
वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप देखेंगे इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है, जिसको इंडिया को पूरा ब्रिज करना है। तो ये है पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इंडिया ने कौन से सेक्टर में या कौन से फैक्टर जो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छे रहे, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इंडिया को अभी और ज़्यादा इंप्रूव करना है। और ये पूरा मैप भी आपको दिख रहा है जिसमें आपको ये सब कुछ पता चल रहा है कौन कौन से देश कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस या कितनी ज़्यादा पावर रखते हैं एशिया में। और ये पावर सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ या मिलिट्री पावर की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।